नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ। हिटलसी के कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। कृषि भूगोल के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं हिटलसी के कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण का अंतिम भाग या पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, इस वजह से मुझे ये 2-3 पार्ट में बनाना पड़ गया। तो चलिए बात करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए हिटलसी के कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण। जैसे कि पूर्व के क्लास में बात हुई थी हमारी, हमने हिटलसी के 13 प्रकार के वर्गीकरण में से चलवासी के बारे में बात कर लिए थे, वाणिज्यिक पशुधन के बारे में, फिर स्थानांतरी, फिर स्थानबद्ध के बारे में बात कर लिए थे, फिर धान प्रधान संघर निर्वाहक के बारे में बात कर लिए थे, धान विहन संघर निर्वाहक कृषि के बारे में भी बात कर लिए थे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाणिज्यिक बगाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि, फिर वाणिज्यिक पशुपालन, फिर निर्वहन पशुपालन, फिर वाणिज्यिक दूध उत्पादन एवं विशिष्ट सब्जी एवं फसल उत्पादन के संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाणिज्यिक बगाती कृषि। बगाती कृषि एक विशिष्टकृत व्यापारिक कृषि पद्धति है जिसमें यूरोपीय उपनिवेशकों ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित किया था। इसका संबंध निर्यात व्यापार के उद्देश्य से नकदी फसलों के बगात लगाने से है, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिक पूंजी तथा कुशल प्रबंधन निवेश की आवश्यकता है। इस प्रकार के फसलों में मुख्य रूप से आता है कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रूड़, तंबाकू आदि। ठीक है, जो चाय और कॉफ़ी का जो क्षेत्र आता है वो सब क्या होता है, बगाती कृषि या फिर बगानी प्लांटेशन फार्मिंग के अंतर्गत आता है। और ये सब उपनिवेश काल के दौरान इस एशिया में आया था, भारत जैसे देशों में भी आया था। अगला बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से भूमध्य सागरीय कृषि सभी प्रकारों में सर्वाधिक ही प्राचीन, जो मानव तथा प्रकृति के मध्य अधिक स्थायी सहयोग को प्रदर्शित करता है। इसका वितरण के संदर्भ में बात करते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि मुख्यतः दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय तटों, कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिण पर ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान है। सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में समान भौतिक दशा व जलवायु की प्रादेशिक विशेषताओं तथा कोष्ण शीतल काल तथा उष्ण तथा शुष्क है। इन प्रदेशों में पवनों से कष्टों का निवारण हो पाता है। ठीक है, जैसे कि बात किए थे भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार की, जैसे अंगूर की खेती फेमस है, जिस प्रकार की कृषि की जाती है वे क्या आते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वाणिज्यिक अन्न उत्पादक कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए महान आर्थिक, प्राविधिक तथा प्राविधिक, यानी कि 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आर्थिक एवं टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ। इसी के फलस्वरूप कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग उद्भव हुआ। इसका जन्म उत्पादन प्रविधि के, यह कृषि मध्य अक्षांशों में सागरीय प्रभाव से बहुत दूर है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार की कृषि में हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, उर्वरक बीज का उपयोग करते हुए अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अन्न का उत्पादन किया जाता है। इसका वितरण के बारे में बात करें तो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कृषि संयुक्त राज्य कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। इसका सर्वोत्तम विकास यूरोप के चरनोजम प्रदेश में, चरनोजम मृदा का एक प्रकार है जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, उत्तरी कजाकिस्तान में वोल्गा नदी के पूर्व में तथा पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिण संयुक्त राज्य में प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र तथा दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के कैटनबरी मैदान में इस प्रकार के जो वाणिज्यिक दृष्टि से
लाभ कमाने के उद्देश्य से फसलों का उत्पादन अत्यधिक फेमस है। अगला है वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य उत्पादन कृषि या मिश्रित कृषि। कृषि इस प्रकार की कृषि संभवतः उत्तर पश्चिमी यूरोप में प्रचलित मध्ययुगीन कृषि का विकसित रूप है। अब इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलें तथा पशुपालन के विभिन्न संयोजन मिलता है। यह कृषि पद्धति अब यूरोप तक ही सीमित नहीं रह गई है, अपितु संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया अपवाद है, ठीक है, एवं महाद्वीप के आर्द्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य यानी कि इससे पहले हमने बात किया था वाणिज्यिक अन्न उत्पादन के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे, अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से व्यापारिक महत्व से पशुपालन तथा फसल उत्पादन एक साथ एक ही स्थान पर किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य उत्पादन कृषि या फिर मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगला है निर्वाहक शस्य उत्पादन एवं पशुपालन कृषि। इस कृषि पद्धति में कृषक मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं तथा पशुपालन करते हैं। चूँकि उन्हें नगद आय की प्राप्ति नहीं होती, अतः वे आधुनिक मशीनों तथा उत्तम नस्लों वाले पशु खरीदने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल दूंगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि किया जाता है। हम पशु भी पालते हैं और क्या करते हैं, हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए क्या करते हैं, फसल उत्पादन भी करते हैं। चूँकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और पूंजी का अभाव रहता है, जिसके चलते हुए हम क्या करते हैं, वाणिज्यिक शस्य उत्पादन या पशुपालन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, निर्वाहक शस्य उत्पादन एवं पशुपालन करते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कृषि, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कृषि सर्वाधिक विकसित तथा कुशल प्रकार की कृषि है। यह स्थायी चारागाहों के उपयोग पर आधारित शीतोष्ण कटिबंध की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह उत्तरी यूरोप की मध्ययुगीन व्यवस्था से विकसित होने वाली तीसरी प्रमुख कृषि पद्धति है। इसका वितरण देख लेते हैं। अब दुग्ध उत्पादन कहने का मतलब है कि हम पशुपालन के बारे में हमने जाना, तो दुग्ध उत्पादन जो कृषि होगा उसमें हम जो दूध प्रदान करने वाले पशु होंगे, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, इन लोगों का ही दुग्ध प्रदान करने वाली पशुओं का ही पालन किया जाता है और उनसे दूध निकाल कर वाणिज्यिक स्तर पर विभिन्न बाजारों में हम क्या करते हैं, बेचते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ये क्या कहलाता है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। इसका वितरण है दुग्ध उत्पादन कृषि अधिकांशतः उत्तरी पश्चिम यूरोप, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य में प्रचलित है, ठीक है। याद रखेंगे, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से प्रचलित है और ये मुख्य रूप से 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो भी देश आते हैं उसमें प्रचलित है, क्योंकि इस क्षेत्र में चारागाहों की उपस्थिति अच्छी होती है। अगला है विशिष्ट सब्जी एवं फल उत्पादन कृषि। सब्जी एवं फसलों के बागान तथा रसोई घरों में बाग में सब्जी तथा फलों के बागान मध्य अक्षांशों के पश्चात कृषि पद्धतियों में भूमध्य सागरीय देशों में प्रचलित रहा। अन्यंत बड़े पैमाने पर फल तथा सब्जियों का सीधी तौर पर बात करता हूँ कि विशिष्ट सब्जी एवं फसल उत्पादन के अंतर्गत वाणिज्यिक दृष्टि से, ठीक है, एक बड़े पैमाने में बड़े बड़े फर्मों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सब्जी तथा फलों का उत्पादन किया जाता है, जो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में अत्यधिक उत्पादन किया जाता है और इन्हें सीधा मंडी या मार्केट में सीधी बेचने के लिए लिया जाता है। एक तरह का वाणिज्यिक फसल कह सकते हैं, जिसमें कम समय में अधिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है सामूहिक कृषि। अगला है और आखिरी है सामूहिक कृषि। साइमंस के अनुसार सामूहिक कृषि का अभिप्राय एक ऐसे जोत से है जिस पर समुदाय के सभी सदस्यों का स्वामित्व या अधिकार होता है।
जो उस पर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार खेती करते हैं, जिसके नियम समुदाय के सभी सदस्य को एक सूत्र में बांधते हैं। सीधी तौर पे बात करते हैं तो किसी समुदाय या समाज के द्वारा एक साथ, मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोगों की भूमि इस प्रकार है, तो 10 लोग अपनी भूमि को एक साथ सभी को समान हक और अधिकार देते हुए एक साथ मिलकर जो खेती की जाएगी उसे क्या कहेंगे, सामूहिक कृषि किया जाता है। इस व्यवस्था का पूर्वी सोवियत संघ 1930 के दशक में बनाई गई थी। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस में 1930 में। इसकी उत्पत्ति रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 या अक्टूबर क्रांति के पश्चात सोवियत संघ की आर्थिक दशाओं से संबंधित है। इस प्रकार से हमने देखा कि हिटलसी ने अपने वर्गीकरण में, कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण में 13 प्रकार के कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण किया, जिसके बारे में हमने अभी संक्षिप्त रूप में बात किया, उसका वितरण देखे और उसी विशेषता देखने का प्रयास किया। तो आप लोग ध्यान देंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से कि किसी भी 13 में से किसी भी प्रकार को एक को उठाकर पूछ सकता है कि चलवासी पशुचारण क्या है, वाणिज्यिक पशुचारण क्या है, या फिर निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं, संघन निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं, धान विहीन संघन निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस आधार पर आप सभी को एक एक बार पढ़ लें, बहुत आसान है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।